नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। एक तरफ चुनाव है जिससे लोकतंत्र को ऑक्सीजन मिलता है, दूसरी तरफ कोरोना है जिसको काबू में नहीं किया गया तो ना जाने कितनी सांसों के ऑक्सीजन छीन लेगा। आज इंडिया सबसे ज्यादा यही जानना चाहता है कि कैसे कोरोना फ्री चुनाव का दारोमदार चुनाव आयोग पर आ पड़ा है। वहीं इंडिया यह भी जानना चाहता है कि यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का रणनीतिक चक्रव्यूह क्या है। इंडिया यह भी जानना चाहता है कि जब कोरोना की रफ्तार तेज है तो चुनाव प्रचार भी ताबड़तोड़ क्यों हो रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके के हालात बन गए हैं उसमें सबसे ज्यादा लोगों की जान पर बनाई है। तो सबसे पहले शुरुआत चुनाव आयोग की खबर से ही करते हैं। देश में ओमिक्रॉन और 5 राज्यों के चुनाव एक साथ आ गए हैं। संक्रमण के आंकड़े रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की चाल अब भी धीमी है। चुनाव आयोग ने आज यह तो बता दिया कि वो चुनाव कैसे कराएगा, लेकिन जिस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता था कि उस पर आयोग ने जिम्मेदारी प्रशासन पर टाल दी। सवाल यह है कि आखिर रैलियों पर रोक की जिम्मेदारी लेगा कौन। आप देखिए मेरे सहयोगी रणवीर की खास रिपोर्ट। बीजेपी एक बार चुनाव आयोग जो भी निर्णय करेगा वो सभी पार्टियों के लिए समान रूप से लागू होगा। कांग्रेस पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग जो कहेगा, जो नियम बनेंगे उसका पालन समाजवादी पार्टी करेगी। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, हर कोई रैलियों में भीड़ जुटा रहा है। और जब कोरोना पर सवाल करो तो एक ही बात सबकी जुबान पर होती है, चुनाव आयोग जाने। अब चुनाव आयोग जब यूपी दौरे पर आया तो उम्मीद थी कि शायद कोरोना को गंभीरता से लेते हुए आयोग के अफसर रैलियों पर रोक लगाने का कड़ा फैसला लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि हम क्या बताएं, प्रशासन जाने। जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम एमसीसी लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एसडीएमए के अंतर्गत जो भी उनकी कार्यवाही होगी वो लोग करेंगे। सुना आपने, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात को। रैलियों पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई, यानी राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र हैं कोरोना प्रोटोकॉल के बिना भीड़ जुटाने के लिए। लगे हाथ ये भी बता देते कि जनता का क्या वो भी हो जाए भगवान भरोसे। पत्रकारों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से बार बार पूछा कि कुछ तो करिए साहब, हालत बिगड़ न जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 43वें मिनट पर Is the election commission thinking about banning or streamlining the big political rallies which are happening and they can add as a super spread? How the big rallies are to be managed or whether digital communication will have to be increased, but इसके बारे में पूर्णतया एक हमारे दिशा निर्देश जारी होंगे। जो सिचुएशन है वो डायनेमिक सिचुएशन है। 44वें मिनट पर बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर भी विचार करेगा कि चुनाव को आगे किया जाए? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, जो संविधान में जो भी हमारी दायित्व है उसको पूर्णतया निभाएगा। 46वें मिनट पर लेकिन जवाब वही आया, गोलमोल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होते रहे, केसेस बढ़ते रहे, तो आप लोगों ने इस बैठक, इस 3 दिवसीय दौरे के अंदर किया क्या सर इस होने ना होने को लेकर? देखिए, जो भी चुनाव आपके पंचायत के हुए उससे हमारा कोई बात इस चुनाव को लेकर सर जैसे भी हम अनाउंस करेंगे आपको सारी क्लैरिटी। दरअसल चुनाव आयोग की टीम जब आई थी तब यही लग रहा था कि कोरोना काल में हो रही भीड़ भरी रैलियों पर साहब लोग फैसला लेंगे, लेकिन वो तो वर्तमान छोड़कर भविष्य की उड़ान में लगे रहे। कोरोना काल में चुनाव में क्या क्या सावधानी बरती जाए ये बताने में लगे हैं। हमारा हर पोलिंग बूथ कोविड कंप्लाइंट बिहेवियर के साथ वर्क करेगा। थर्मल स्कैनर हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं। दे हैव ऑलरेडी बीन अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। तो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था, उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा। ये सब तब होगा जब कोरोना इन रैलियों के जरिए मोहल्ले मोहल्ले घर घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग के लिए तो चुनाव जरूरी है। ओमाइक्रॉन के केस के बारे में भी समीक्षा की कि पूरे यूपी में कितने केस आए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि केवल 4 केस अभी तक यहाँ आए हैं।
उसमें से 3 लोग तो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं। तो ऐसा यहाँ प्रदेश के अंदर माइक्रोन का कोई ओमाइक्रोन का ज़्यादा इफेक्ट अभी तक नहीं है। कहते हैं जब चुनौती आती है तभी किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान होती है। यूपी में कोरोना के डर के बीच चुनाव कराना चुनाव आयोग की चुनौती थी। ऐसे में राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर भीड़ जुटने से रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थी। साथ ही रैलियों को सीमित करने का जिम्मा भी था और भीड़ फ्री चुनाव कैसे हो ये भी तय करना चुनाव आयोग का काम था। लेकिन आयोग की टीम आई, बैठक की और चली गई। यूपी की जनता को राम भरोसे छोड़कर और ये कहकर कि चुनाव तो होंगे और तय समय पर होंगे। अब नेता जाने, जनता जाने और जनता का काम जाने। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। आज चुनाव आयोग ने चुनाव के ऐलान तक स्थानीय प्रशासन पर बात टाल दी, रैलियों पर वो फैसला करे। आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय है कि चुनाव के दौरान कोविड को फैलने से रोकना चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है, इसीलिए आयोग को सख्त कदम उठाने ही चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर भेज सकते हैं। हम आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं, कितने नहीं। कोरोना के कहर को देखते हुए क्या करना चाहिए, यह हम लगातार दिखा रहे हैं। 27 दिसंबर को सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया था। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए क्या होना चाहिए, इस पर 52% लोगों ने कहा कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 24% लोगों ने कहा कि चुनाव पर ही रोक लगनी चाहिए, जबकि 24% लोग ऐसा नहीं चाहते। 23 दिसंबर को सी वोटर ने लोगों से पूछा था कि बढ़ते कोरोना की वजह से क्या नेताओं की रैली पर रोक लगनी चाहिए। तब 78% लोगों ने कहा था हां, रोक लगनी चाहिए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए चुनाव जरूरी है, तो लोगों को स्वस्थ रखने के लिए कोरोना से बचाव भी जरूरी है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या चुनावी भीड़ से कोरोना विस्फोट नहीं होगा? क्या रैलियों में नेताओं और लोगों की लापरवाही जानलेवा नहीं हो जाएगी? दूसरी लहर में जो हाल था उसे देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि 8 महीनों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधर गई हैं और तीसरी लहर आ गई तो क्या अर्थव्यवस्था बेहाल नहीं होगी? क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ सकती हैं। इन सवालों के बीच आपको यह भी बता दें कि WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि संक्रमण की सुनामी आने वाली है और लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो इस बार कोरोना तांडव करेगा। दुनिया के जिन देशों को सुपर पावर होने का गुमान था, कोरोना ने उन्हें अभी से ही घुटने पर ला दिया है और यह संकेत हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि नेता हैं कि रैली करने से पास नहीं आ रहे। WHO की चेतावनी, आने वाली है कोरोना की सुनामी। दुनिया में एक दिन में 16 लाख से ज्यादा कोरोना केस। इंग्लैंड में एक दिन में आए 1,83,000 से ज्यादा कोरोना मामले। अमेरिका में 24 घंटे में 4,65,000 से ज्यादा केस। फ्रांस में 2,08,000 से ज्यादा केस सिर्फ एक दिन। यूरोप हो या अमेरिका, पूरी दुनिया कोरोना के खौफ से कांप रही है, क्योंकि कोरोना की ऐसी रफ्तार किसी लहर में नहीं दिखी। पर हिंदुस्तान के चुनावी राज्यों में सब चंगा सा। WHO चेता रहा है कि भीड़ न लगाओ, लेकिन चुनाव है तो नेता भला कैसे रुक जाएं? अब इन रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल को भी देख लीजिए। चेहरे से मास्क गायब, एक दूसरे से सट कर खड़े हैं। ये भीड़ खतरे से बेपरवाह है, लोग लापरवाह हैं। नेता किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। भले ही भारत में कोरोना का विकराल रूप अभी नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन संकेत अच्छे नहीं हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 13,154 नए कोरोना केस आए हैं। 10 दिनों में कोरोना की रफ्तार 2.5 गुना हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 961 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 2 हफ्ते में ओमिक्रॉन के केस 322% बढ़ गए हैं। सरकार कड़े कदम उठा रही है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो सरकार चला रही यही नेता उन पाबंदियों को भूल जाते हैं। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसी दोहरे रवैये पर सवाल उठाया है। चुनावी रैली और प्रचार खुशियां फैलाता है, कोरोना नहीं।
आम जनता अगर काम या मन बहलाने या फिर छुट्टियों के लिए निकलती है तो वो कोरोना स्प्रेडर और खुशियों को मारने वाली बन जाती है। नियम सबके लिए है क्योंकि खतरा भी सबके लिए है। चिंता इस बात की है कि कहीं इस बार ये चुनावी रैलियां कोरोना की सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। अब देखिए, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या कोरोना का खतरा कोई चुनावी मुद्दा है। इस सवाल का जवाब अब हम आपको दे रहे हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 16 दिसंबर को 17% लोग मानते थे कि ध्रुवीकरण सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और 2 हफ्ते बाद भी इसमें रत्ती भर बदलाव नहीं आया। हालांकि किसान आंदोलन को आज भी सबसे बड़ा मुद्दा सबसे ज्यादा लोग 22% मानते हैं, जबकि जब किसानों की घर वापसी हुई थी उसके एक दिन बाद 25% लोग इसे बड़ा मुद्दा मानते थे। कोरोना को 2 हफ्ते में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानने वालों की संख्या में 1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आप देखिए तो सरकार का कामकाज 5वें नंबर पर है और इन सब के बीच हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे चुनाव में गरमा रहे हैं। लेकिन मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने जो कुछ कहा उसे ज्यादातर लोग ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं मानते। जब सी वोटर ने लोगों से पूछा कि क्या मथुरा का मुद्दा उठाकर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, तो 31% लोगों ने कहा कि हां, ध्रुवीकरण की राजनीति है, जबकि 57% लोगों ने कहा कि नहीं, यह ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। यूपी का चुनाव लोकसभा के बाद सबसे अहम है, इसीलिए बीजेपी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही उसका चुनावी चक्रव्यूह भी तैयार है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक की मोर्चेबंदी तय हो गई। तो आप देखिए मेरे सहयोगी रणवीर और संजय त्रिपाठी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके समक्ष। चुनावी रणभेरी जब बजेगी तब बजेगी, लेकिन बीजेपी देश के सबसे बड़े राज्य के लिए अपनी रणनीति का चक्रव्यूह बनाकर खड़ी है। इस व्यू में 3 द्वार हैं और इसके केंद्र में है यूपी की जनता, जिनके दिलों तक बीजेपी विपक्ष को पहुंचने नहीं देना चाहती। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके पास है विकास वाला अस्त्र। अपने नेता, विश्व के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। नरेंद्र मोदी यूपी में जहां भी जा रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गिना रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की रफ्तार की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूपी में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया है, जो चुनाव से पहले जनता के दिल तक सीधे पहुंचने का रास्ता बना रहा है। यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, कानपुर मेट्रो का उद्घाटन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। सिर्फ यही नहीं, ऐसी कई योजनाओं को यूपी में प्रधानमंत्री ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन बीजेपी को पता है कि सत्ता का रास्ता सिर्फ विकास से तय नहीं होता, इसीलिए चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर लगाया गया है पार्टी के 2 सबसे मजबूत सिपहसालारों को। बीजेपी के चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व के रास्ते विरोधियों को धराशायी करने का मंसूबा लेकर उतरे हैं। हिंदुत्व का दांव बीजेपी के लिए वो ब्रह्मास्त्र है जो कभी खाली नहीं गया। सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। और इसी हिंदुत्व वाली लाइन को और धार देने के लिए चक्रव्यूह के आखिरी द्वार पर है बीजेपी के स्थानीय नेता और मंत्री, जो खुलकर चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने में लगे हैं।
तीसरी लाइन में यूपी के स्थानीय नेता हैं जो सीधे सीधे ध्रुवीकरण कराने के लिए कड़े बयान दे रहे हैं। मेरे एक मुस्लिम मित्र ने कहा कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देगा, तो मैंने कहा क्यों नहीं देगा? उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों ने 370 हटाया, क्योंकि हमने राम मंदिर बनाया, हमने काशी मंदिर बनाया, मथुरा में भी मंदिर बनाएंगे। जो भारत के बंटवारे का सपना देखते हैं, जिनके सपने में शरिया का शासन हिंदुस्तान पर लागू हो, ऐसे लोगों का वोट हमें चाहिए ही नहीं। मैं इस मंच से आरोप नहीं लगा रहा हूं कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन यह सच्चाई कहीं छिप नहीं सकती है, आतंकवादी मुसलमानों में ही पाए जाते हैं। यानी एक हाथ में विकास और दूसरे में ध्रुवीकरण की आस। बीजेपी के इस चक्रव्यूह से विपक्ष को मात मिलेगी क्या? लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और क्या जनता के लिए हिंदू मुसलमान की बात उनके बुनियादी मुद्दों से ज्यादा बड़ी है? महिलाओं के विकास के विषय में रक्षा मिले महिलाओं को, और जो महंगाई कम हो बढ़ रही है उस पर थोड़ा सा रोकथाम लगनी चाहिए। बस हम लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि हमारा देश विकास करे। चाहता हूँ कि ये विकास के ऊपर बात हो, या रोजी रोटी की भी बात हो, या किसानों के संबंध में बात हो। मतदान करेंगे, विकास सही है, मगर हमारे जिला पीलीभीत में सांड बहुत हो गए हैं, इनसे बहुत बड़ा काश्तकार को नुकसान है। हम तो रैली में आए हैं, और ये जो है थोड़ी पब्लिक के तई जो जितने बेचारे गरीब उरीब हैं, ये सभी इनके तई बढ़िया होना चाहिए। और विकास को सुनने, विकास की बात भी सुनने आए हैं, और रोटी रोजी तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे योगी जी दे ही रहे हैं। जनता के लिए रोजी रोटी घर रोजगार का मुद्दा तो है, लेकिन चुनावी माहौल में हवा का रुख बदलता है तो इतिहास गवाह है कि हिंदू मुस्लिम वाला दांव भी खूब चलता है। विपक्ष में होते हुए बीजेपी के लिए हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उस रामबाण की तरह रहे जिसने उसे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा दिया। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो बुनियादी मुद्दों की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि शासन का काम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होता है। लेकिन यूपी के चुनावों में काम से ज़्यादा राम का नाम बोलता रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी विकास के साथ उसे भी छोड़ना नहीं चाहे। और अब बात करेंगे गालीबाज कालीचरण की, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा था। सरकार से सवाल पूछ रहा था कि आखिर कालीचरण की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। यह मुहिम रंग लाई। 4 दिनों बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठन गई है। आखिर पुलिस कालीचरण तक कैसे पहुंची और क्या है इस पर सियासी विवाद, इसी पर आप देखिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खुद को संत कहने वाले कालीचरण महाराज ने रायपुर की धर्म संसद में गांधी को गाली दी। नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। 4 दिन हो गए, लेकिन कालीचरण अब तक लापता है। कहां तो कालीचरण महाराज डींगे हाँक रहा था कि वो फांसी पर चढ़ने को तैयार है, और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है, स्वीकार है। ये समझ में नहीं आ रहा कि कालीचरण को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एबीपी न्यूज जब खबर दिखाता है तो उसकी मुहिम रंग लाती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। महात्मा गांधी को गाली देने वाला पाखंडी कालीचरण महाराज 4 दिनों बाद ही सही, लेकिन एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार हो गया। लेकिन गिरफ्तारी कालीचरण की हुई और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिर्च लग गई। ये पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस गेस्ट हाउस को देखिए। रायपुर से फरारी के बाद कालीचरण इसी ठिकाने पर आकर छुपा था, और इसी कमरे से उसने गांधी के खिलाफ जहर फैलाने वाला दूसरा वीडियो बनाया था। कालीचरण खुद को संत कहता है, लेकिन उसके कारनामे शातिर अपराधियों जैसे हैं। लेकिन वीडियो जारी करते समय वो डींगे हाँक रहा था कि उससे बहादुर कोई है ही नहीं। लेकिन पुलिस का डर इतना था कि बचने के लिए उसने एक और साजिश रची थी। खजुराहो में जाकर उसने एक गेस्ट हाउस किराए में लिया था, और गेस्ट हाउस को चेकआउट इसलिए नहीं किया था कि जब कालीचरण को गिरफ्तार करने पुलिस आए तो पुलिस को यह पता चले कि कालीचरण इसी गीतांजलि गेस्ट हाउस में है। लेकिन वो 25 किलोमीटर दूर किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ जाकर मकान में छिप गया था कि पुलिस आए तो उसे पता न चले। कालीचरण के फोन का आखिरी लोकेशन खजुराहो में मिला था। इसी आधार पर पुलिस इलाके के गेस्ट हाउसों को खंगाल रही थी, और आखिर में कालीचरण दबोच लिया गया।
रायपुर पुलिस की इस कामयाबी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गदगद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री गुस्से में हैं। उस बात की खुशी आप जता रहे हैं, मैंने नहीं जताई है ना, मैं तो तरीके की बात कर रहा हूं। सिर्फ जो तरीका है वो ठीक नहीं है। आप मध्य प्रदेश में आए हो तो आप सूचना दो हमारी पुलिस को। आप संघी मर्यादाओं का उल्लंघन तो मत करो। आप चोरी से आके ले गए। है कि नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि कालीचरण की गिरफ्तारी से वो खुश हैं कि दुखी हैं। गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले की वो जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये पहले बताया। और जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है उसका कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि उसके परिवार वालों को भी बता दिया गया, उसके वकील को भी बता दिया गया। वकील को आपत्ति नहीं है तो फिर ये क्यों आपत्ति करने लगे। जो आदमी गांधी को गाली दे रहा है उसके प्रति नरोत्तम मिश्रा का ऐसा रवैया ठीक नहीं। नरोत्तम मिश्रा एमपी के गृह मंत्री हैं, पुलिस उनके अधीन है। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि एमपी पुलिस ही कालीचरण को गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस को सौंप देती ताकि नजीर पेश की जा सके, लेकिन बीजेपी अलग ही नजीर पेश कर रही है, जिसका सबूत है ये ट्वीट। ये बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल का ट्वीट है, जिसमें वो रायपुर पुलिस की कार्रवाई को शासन का दुरुपयोग बता रही हैं। कह रही हैं कि कालीचरण को गिरफ्तार करना गांधी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। 8वीं पास कालीचरण की तरफदारी करने आए बृजमोहन ने कार्रवाई को कार्यवाही और शासन की गलत स्पेलिंग लिख के साबित कर दिया कि उनकी शिक्षा भी सीमित ही है। लेकिन छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। कालीचरण पर कार्रवाई हुई तो गांधी को गाली देने वाले मुद्दे पर 4 दिन चुप रहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भगवान राम का नाम घसीट लाए। भगवान राम का अपमान करने वाले, उनके लिए आप शब्द बोलने वाले, उनको दुष्ट बोलने वाले, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी भूपेश सरकार? ये भी तो प्रश्न छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है ना, उसका भी तो जवाब आना चाहिए। ये जवाब आ जाए और जो कानून की व्यवस्था है, कानून जो कार्रवाई करेगी वो तो कानून को अपना काम करना है। भगवान राम के सच्चे उपासक तो गांधी थे, जिनको 3 गोलियां मारी गई तो गांधी के मुंह से हे राम निकला था। लेकिन राम का नाम लेकर जब गांधी को गाली दी जाती है तो कोई कैसे उस गालीबाज का समर्थन कर सकता है? घुमा फिराकर ही सही। कालीचरण महाराज की भाषा बेहद असंसदीय और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपमानजनक थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया। कालीचरण गिरफ्तार तो बीजेपी को गुस्सा इसलिए आया कि गिरफ्तारी से पहले छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस को जानकारी नहीं दी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी का कारण भी बताना जरूरी नहीं समझा। साथ ही छत्तीसगढ़ की पुलिस सादे कपड़े में थी, जबकि उसे वर्दी में होना चाहिए था। ये तीनों बातें दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से निकली हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल हिंदुत्व का है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस में अक्सर ठन जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शरद पवार की। पवार ने एक अखबार के कार्यक्रम में बड़े खुलासे किए हैं। शरद पवार का दावा है कि शिवसेना उनके माइंड गेम में फंस गई थी, कांग्रेस भी लाचार थी, इसीलिए महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बनी। इन सब के अलावा शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। पवार जैसा राजनीति का माहिर खिलाड़ी कोई बात यूं ही तो कह नहीं सकता। तो क्या पवार नए साल में कोई चुनावी धमाका करने वाले हैं? आप देखिए मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की एक खास रिपोर्ट। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की अब से ठीक 2 साल 31 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे एनसीपी के समर्थन से महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने थे, तब सारे सियासी जानकार चौंक गए थे, क्योंकि जिस पार्टी के डीएनए में एनडीए हो, उस पवार से हाथ मिला लेने की उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि शिवसेना और एनसीपी जैसी 2 अलग सियासी धाराओं के मेल के पीछे माइंड पवार का ही था। इस पर शरद पवार ने मुहर लगा दी है। दावा है कि बीजेपी उन पर डोरे डाल रही थी। खुद पीएम ने पैरवी की थी, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी गुगली चली जिसमें शिवसेना फंस गई। निवडणूक झाल्यावर एक म्हणजे तो युनिव्हर्सिटीज किंवा दिल्ली स्टेटमेंट केलं आणि स्टेटमेंट असं केलं की आता इथं स्वतः बहुमत दिसत नाही, शिवसेनेत अस्वस्थता आहे हे दिसतंय, तातडीने आवाजात हवंय, तर त्याला पोषक स्टेटमेंट चाचूचं करणं यांनी काही नुकसान नाही आणि याचा परिणाम माझ्या एका स्टेटमेंटवर
पवार पॉलिटिक्स के मंझे हुए प्लेयर हैं। किसी को मालूम नहीं कि इस बार उनके मन में कौन सी शरारत सूझ रही है, और ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब सीएम उद्धव की खराब सेहत सुर्खियों में है, इसलिए कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि बीजेपी अब पवार के पांव पखाड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस भी चाहती है कि दोनों में दूरियां बनी रहें। शरद जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही अनुभवी नेता हैं, गंभीर नेता भी हम तो समझते हैं, लेकिन इस मामले में मान न मान मैं तेरा मेहमान, उसकी कहावत चरितार्थ हो रही है। जिसका न सूत न कपास, उसमें लट्ठम लट्ठा करने की कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पवार साहब ने ज़रूर इस बात का अंदाज़ा कर लिया होगा पिछले 7 साल में कि मोदी जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो एक तानाशाह की तरह है। 2019 में उनकी ही पार्टी टूटने के कगार पर आ गई थी, जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला लिया था, शपथ तक ले ली थी। क्या ये भी पवार की पॉलिटिक्स का ही हिस्सा था? जब ये सवाल पूछा गया तो सुनिए पवार ने क्या कहा। अजित दादा आणि देवेंद्र फडणवीस हा सरकारचा जो प्रयोग झाला, त्या अजित दादांना तुम्हीच पाठवलं होतं। असं म्हणतात हे खरं, पण मी पाठवलं असतं तर त्यांनी राज्यच बनवलं असतं, असे अर्धवट काही काम केले असतं। पवार पावर गेम के महारथी हैं। वो अपने पत्ते आखिरी वक्त तक नहीं खोलते। शायद इसीलिए वो लोग सत्ता को दिए इंटरव्यू में अगर एक लाइन में बीजेपी से दूरी बना रहे थे तो अगली ही लाइन में पीएम की तारीफ में कसीदे भी पढ़ रहे थे। देखिए, शरद पवार की पहचान एक ऐसे राजनेता की है जिनके दाएं हाथ के फैसले की खबर बाएं हाथ को नहीं होती। 1978 में पवार ने अपने राजनीतिक गुरु वाईवी चौहान से दूरी बनाई और जनता पार्टी की मदद से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। पवार तब सिर्फ 38 साल के थे। 1999 में उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल को उठाया और कांग्रेस से बाहर हो गए। लेकिन 5 साल बाद कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार बनी तो उसमें मंत्री भी बन गए। 10 साल कृषि मंत्री रहे। 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की अनबन बढ़ी तो शिवसेना से हाथ मिलाया, कांग्रेस की मदद से उद्धव ठाकरे की सरकार बनवा दी। इस साल वो विपक्षी दलों की लामबंदी भी कर रहे थे तो लगे हाथ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे थे।